नमस्कार। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक इससे जो पहले वाला टॉपिक था वो था आकलन, असेसमेंट। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, वो है मापन। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। और एग्जांपल ये कि सपोज दैट आपको ड्रेसेस खरीदनी है। ठीक है, आपको अच्छी सी शर्ट आपको खरीदनी है। ओके, आप दुकान वाले के पास में गए, दुकान वाले से बोला कि भाई अंकल जी आप मुझे एक अच्छी सी शर्ट दिखा दो। ठीक है, दुकान वाले ने क्या किया, बहुत सारी शर्ट जो है आपके सामने रख दी और बोलते हैं कि दुकान वाले ये बोलते हैं ना, ये शर्ट बहुत अच्छी है, ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ओके, अब जो आपने, ठीक है, आपने शर्ट देख ली। ठीक है, अब दुकान वाला जो बोलता है कि ये जो आप पूछते हो कि इसकी प्राइस क्या है। आप क्या पूछोगे, आप पूछोगे आपने इसकी क्वालिटी देखी, क्या देखी आपने, उस शर्ट की क्वालिटी देखी और आपने पूछा अच्छा ये बताओ अंकल जी इसकी प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। तो अंकल जी ने बोला कि बेटा जो ये जो शर्ट आपके हाथ में है उसकी कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, लेकिन आपने जब क्वालिटी देखी तो आपने तुरंत बोल दिया उन अंकल से कि अंकल ये इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये शर्ट 1000 रुपये लायक नहीं है। क्यों 1000 रुपये लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। आपने देखा है ना, इस तरह से नॉर्मल चीजें होती है ना। दूसरा कि सपोज दैट आप दूध लेने के लिए गए, कि दूध लेने के लिए गए तो एक कभी जो दूध वाले के पास में जो लीटर जो माप नहीं होती कि लीटर की 2 लीटर की इस तरह से जो माप होती है, सपोज दैट उनके पास में नहीं थी। ठीक है, उनके पास नहीं थी तो उन्होंने बस ऐसे ही आइडिया से आपको जो है दूध डाल दिया। आपको 2 लीटर दूध लेना है, उन्होंने आइडिया से डाल दिया जाओ बेटा ये 2 लीटर दूध है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं होगा कि क्या ये वास्तव में 2 लीटर दूध है। क्यों? क्योंकि जो माप था, दूध मापने का जो माप था, ठीक है, जो कहते हैं जो लीटर जो आता है ना, लीटर जिस 2 लीटर का है ना, 1 लीटर का, उसमें जो है चिन्ह होते हैं ना कि 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर है ना, इस तरह से जो लिखा हुआ होता है उस पर। ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि आपको बिलीव नहीं हुआ, आपको विश्वास नहीं हुआ आपके अंदर ही अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं है, इतना महंगा दूध हो रहा है और ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो है ये दूध कम दे दिया हो, पूरा 2 लीटर दूध नहीं हो। ठीक है, और ये चीज क्या है, और यही चीज उस दूध वाले के दिमाग में घूम रही होगी कि कार ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं मेरे से ज्यादा दूध तो नहीं चला गया। तो दोनों के दिमाग में टेंशन हुई ना भाई, दूध लेने वाले के दिमाग में भी टेंशन और दूध देने वाले के दिमाग में टेंशन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है। ठीक है, किसी चीज की आपको लंबाई नापनी है, तो क्या आप आइडिया से बोल दोगे अरे ये तो 5 फुट का है, अरे ये 6 फुट का है, अरे ये 3 फुट का है, अरे ये 4 फुट का है। क्या आप ऐसे बोल दोगे? अगर आप कोई कपड़ा लेने के लिए भी जाओगे और आइडिया से यदि काट करके कपड़ा और दुकान वाला आपको थमा देता है तो क्या आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये इतना है? नहीं होगा ना। तो आप कैसे आप उसको नापोगे बकायदा, यानी कि जो मीटर सेंटीमीटर जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे नापा जाता है ना, कपड़ा नापते हैं। ठीक है, उससे क्या जो फीता जो होता है नापने का, ठीक है, तो जब तक वो नहीं होगा, आइडिया से यदि वो काटेगा तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको भी कहीं ना कहीं ये संदेह होगा कि ये जो कपड़ा है ये कम है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी अविश्वसनीयता यदि दूर करनी है तो वो किससे की जाती है? मापन से की जाती है। किससे की जाती है? मापन से। क्योंकि अगर वही चीज आपको, दूध की यदि मैं बात करूं तो दूध वास्तव में उस दूध जिससे नापा जाता है, यानी कि जो माप होती है, दूध मापने के लिए जो माप होती है ना, उसी से ही आपको यदि दूध दिया जाए तो आप भी खुश और जो दूध जो देते हैं वो भी खुश। ठीक है, यानी कि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई संकोच होगा नहीं होगा ना। ठीक है, इसी तरह से यदि आप एक ब्रांडेड कपड़ा है, एक शर्ट, दोनों शर्ट सेम लग रही है, लेकिन एक शर्ट ब्रांड की है और ब्रांडेड है और एक शर्ट नॉर्मल है। ठीक है, तो जो ब्रांडेड शर्ट है वो 1000 रुपीज की है। ठीक है, और जो नॉर्मल शर्ट है वो 300 की है। लेकिन अगर वो नॉर्मल शर्ट को आपको ये बोले कि ये ब्रांडेड शर्ट है, तो क्या आप उसकी क्वालिटी देख करके पहचान जाओगे ना कि नहीं अंकल इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये शर्ट ब्रांडेड नहीं है। भाई आप इस तरह से करते हो ना, ये नॉर्मल डेली लाइफ की जो रूटीन की बात है ना, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। एक सेकंड।
ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं मापन पे। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया कि जो एक बार मैं जब आपको एग्जांपल दूंगी तो अब आपकी मापन जो है, मापन होता क्या है, ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मापन का मतलब ही क्या होता है, गुणों और विशेषताओं के आधार पर किसी भी चीज का अंकन करना। ठीक है, चाहे वो शब्दों के, देखो अंकन करना, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे कि हम ये बोलते हैं कि ये इसकी क्वालिटी के आधार पर हम देखते हैं कि ये अच्छा है कि ये बुरा है ना, इस तरह से हम शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, है ना, वो भी क्या है, वो भी मापन है। ठीक है, अब आते हैं हम मापन पे। तो मापन का मीन क्या होता है, मापन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता और गुणों के आधार पर अंकन करना। ठीक है, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता और गुणों के आधार पर अंकन करना। आपने देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट, जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, एग्जाम देने के बाद में जो अगर आपकी मार्किंग नहीं की जाए, अगर मार्किंग नहीं की जाए, एग्जाम देने के बाद में जो मार्किंग की जाती है ना, भाई कितना आपने काम किया, कितना आपने लिखा नोटबुक में, आंसर शीट में, ठीक है, उस आंसर शीट में जो आपने आंसर दिए उसके आधार पर मार्किंग की जाती है। ठीक है, और मार्किंग करने के बाद में श्रेणियों में जो है ये बांटा जाता है कि जो इसकी फर्स्ट श्रेणी है, सेकंड है, थर्ड है, डिवीजन में बांटा जाता है, ग्रेड में बांटा जाता है ना, वो भी किसके द्वारा, बिना मापन के वो भी संभव नहीं है। यानी कि मूल्यांकन का मापन जो होता है वो मूल्यांकन का ही एक अंग होता है, बिना मापन के मूल्यांकन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मापन क्या होता है, यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें, यदि हम एग्जाम की, यदि हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के मापन की बात करते हैं, तो बच्चों का, स्टूडेंट्स का मापन कैसे होता है कि जब एग्जाम होने के बाद में जब अंकों के माध्यम से जो उनका मापन किया जाता है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने नंबर है, इतने में से इतने नंबर है, इतने में से इतने नंबर, इसमें 70% नंबर है, इसमें 80% नंबर है, इसमें 90% नंबर है। ठीक है, ये क्या है, ये मापन है। ठीक है, दूसरा कि हम जब किसी एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इससे अच्छा है, इसकी क्वालिटी इससे अच्छी है, इसकी क्वालिटी इससे खराब है, यानी कि गुणों की क्वालिटी के आधार, है ना, मापन क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, यानी कि गुणों के आधार पर जब मापन किया जाता है, मैंने अभी बोला आपसे कि अच्छा बुरा, है ना, इस तरह से, तो ये क्या है, ये गुणों के आधार पे जो हम मापन करें। दूसरा कि जैसे यदि हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, एटीएम नंबर, ये जो नंबर होते हैं ना, ये भी क्या है, ये भी किस में आते हैं, मापन में आते हैं, है ना। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो भी किस में आते हैं, मापन में आते हैं। मैं जब आपको इसके स्तर में जब आपको बताऊंगी तब आपको इस चीज के बारे में जो है क्लियर हो जाएगा। अभी आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मापन होता क्या है, ठीक है, और मापन की आवश्यकताएं क्यों होती है, मापन की आवश्यकता क्यों होती है, और मापन का महत्व जो है वो क्या होता है। इसके बाद में हम इसके मापन के स्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आती है बात किसकी, कि मापन मूल्यांकन का ही एक अंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बिना मापन के मूल्यांकन पॉसिबल नहीं है। अब आता है कार्लिंगर के अनुसार, देखो ये जो दोनों डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लिंगर ने क्या माना, कार्लिंगर ने मापन की क्या डेफिनेशन दी कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को क्या प्रदान करना है, संख्या प्रदान करना होता है। क्या करना होता है, संख्या प्रदान करना होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है एस.एस. स्टीवेंस ने जो है डेफिनेशन दी थी वो कौन सी दी थी, कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमानुसार। तो देखो स्वीकृत नियमानुसार यानी कि जैसे कि आपके एग्जाम में आपके जो मार्किंग करनी होती है, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में मान लो सपोज दैट कि जो पेपर है आपका 100 नंबर का है, ठीक है, तो नियमानुसार क्या है, जो भी जैसे आपने जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर में जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आ गए, ठीक है, उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के आ गए, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8-8 नंबर के आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन की क्वालिटी के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर जो है अंक निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, किसका आपने आंसर नहीं दिया है, सही दिया है, गलत दिया है, उसके अकॉर्डिंग और जो निर्धारित
अंक जो है ना, उनके जो निर्धारित अंक है उनके आधार पर जो क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, नियमानुसार स्वीकृत, यानी कि 100 में से नंबर देने हैं और इतने इतने नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग करनी है। ठीक है, तो स्वीकृत नियमानुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, क्या है, मापन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मापन का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखो, जब यदि दो, हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि दो वस्तुओं में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स में यदि हमको अंतर देखना है, यानी अंतर कि एक स्टूडेंट के 70% नंबर आए, ठीक है, और एक स्टूडेंट के जो है 40% नंबर आए, एक के 70% नंबर आए, एक के 40% नंबर आए, तो मापन हुआ ना कि भाई उसके 40% है, उसके 70% है, कितने ज्यादा है, 30%, भाई कितने ज्यादा है, 30%। ठीक है, और ये जैसे कि हमने कहा कि एक स्टूडेंट के 50 में से 25 जो है मार्क्स आए, ठीक है, और एक के 100 में से 50 मार्क्स आए। ठीक है, तो दोनों में कैसा अंतर हुआ, दोनों में समान अंतर हुआ ना भाई, दोनों के मार्क्स चाहे उसके 50 में से 25 आए, भाई 50% आए, उसके 100 में से 50 आए, यानी कि 50% आए। ठीक है, तो दोनों में जो अंतर हुआ कैसा हुआ, समान हुआ ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है, मापन में ही आती है, यानी कि गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर जो अंक प्रदान किए जाते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशंस आपके समझ में आ गई होगी। कार्लिंगन ने क्या बोला, कार्लिंगन ने मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा एस.एस. स्टीवेंस ने क्या बोला कि मापन किसी स्वीकृत नियमानुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मापन की आवश्यकता पर। मापन की आवश्यकता, तो मापन की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहला वर्गीकरण करने के लिए। तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन में बांटी जाती है ना, क्लासेस बांटी जाती है ना, वो किस आधार पे बांटी जाती है, बस उसका एक आधार होता है ना। जैसे कि सपोज दैट कि 100 जो है 70% से ऊपर मार्क्स लेकर के आने वाले बच्चों को ए सेक्शन में रखा गया, ठीक है, 50% और 70% से और 50% के बीच में मार्क्स लेके आने वाले बच्चों को जो है बी सेक्शन में रखा गया, और 50% से कम यदि रिजल्ट जिसको देना है तो उस बच्चे को सी सेक्शन में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकरण, यानी कि किसी का फर्स्ट डिवीजन है, किसी का सेकंड डिवीजन है, किसी का थर्ड डिवीजन है ना, तो इस तरह से किसी की ए ग्रेड है, किसी की बी ग्रेड है, किसी की सी ग्रेड है ना, तो इस तरह से वर्गीकरण करने में भी क्या है, मापन, बहुत ज्यादा मापन की आवश्यकता होती है। दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच में, है ना, जो क्या है, वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में क्या है, उनका वर्गीकरण करने के लिए जो है मापन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि एक अच्छी क्वालिटी का, कहते हैं ना कि ये जो है अच्छी क्वालिटी की चीज है, ठीक है, ये मीडियम क्वालिटी की चीज है, ठीक है, ये लो क्वालिटी की चीज है। जैसे कि आप कोई भी सामान, अगर परचूनी का सामान लेके कई बार आप ना फ्रूट वाले के पास में जाते हैं तो पता लगता है कि फ्रूट वाले बोलते हैं कि अच्छा ये वाले मैंगो तो आपको 30 रुपए किलो में मिलेंगे, ये वाले मैंगो आपको जो है 50 रुपए किलो में मिलेंगे, ये वाले मैंगो आपको 100 रुपए किलो में मिलेंगे। ऐसा क्यों भाई, है तो तीनों मैंगो ना भाई, आम ही तो है, लेकिन उनकी रेट अलग अलग क्यों है, क्वालिटी के आधार पर उनकी जो रेट निर्धारित की गई है वो किसके आधार पे की गई है, उनको इस तरह से अलग अलग रखा गया है, वो किस आधार पे रखा गया है, उनकी क्वालिटी के आधार पर, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उनकी जो है रेट है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आगे समझ में कि वर्गीकरण करने में जो होता है वो मापन सहायक होता है। ठीक है, दूसरा है तुलना करने में, जैसे कि ये इससे अच्छा है, ये इससे बेस्ट है, ये इससे इतना अच्छा है ना, ये बच्चा इससे इतना अच्छा, अरे इसके जो है इसके मार्क्स इससे ज्यादा आए हैं, इसका तो सेकंड डिवीजन आया है, इसका फर्स्ट डिवीजन आया है। इस तरह से हम तुलना करते हैं ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना, एक चीज की इसकी जो इसकी क्वालिटी इससे ज्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी इससे कम अच्छी है, ये ज्यादा बेस्ट है, ये अच्छा नहीं है।
ये क्या होता है, ये तुलना होती है ना। तो दूसरा मापन जो होता है वो क्या किसमें सहायता करता है, इस दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच में तुलना करने में। तीसरा है अनुसंधान में। अनुसंधान करने में कैसे ये मापन की जो है मैं आपको बताती हूँ मापन आवश्यक होता है। जब रिसर्च करते हैं, सपोज दैट मैं जो आपको एक एग्जांपल देती हूँ रिसर्च का, कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल आप लेते हो, ठीक है, और हम देखते हैं कि आजकल जो है योगा एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी है ना, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, योगा एजुकेशन बहुत जरूरी है ना, तो ये कंपलसरी कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि प्राइवेट स्कूल में जो है योगा एजुकेशन के प्रति लोग वहाँ के स्टूडेंट्स की क्या सोच है, क्या विचार है, और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या सोच है, क्या विचार है, उनकी क्या अभिवृत्ति है, ठीक है। अब आपको ये चीज मापनी है। तो आप गए, आपने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल में है जो रेगुलर योगा कराया जाता है, ठीक है, और जबकि गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलर योगा नहीं कराया जाता है, प्रॉपर तरीके से योगा नहीं कराया जाता है, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर तरीके से योगा कराया जाता है बट प्राइवेट स्कूल में नहीं कराया जाता है, योगा एजुकेशन नहीं दी जाती है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को योगा एजुकेशन के बारे में बहुत नॉलेज है, योग के बारे में बहुत नॉलेज है, योग शिक्षा के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को योग शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये रिसर्च है। अनुसंधान में किस तरह से जो है मापन काम में आता है, ठीक है, क्योंकि अनुसंधान में मापन बहुत आवश्यक होता है, बिना मापन के जो है हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें मापन तुलनात्मक भी होता है, ठीक है, तो उसमें मापन भी हो गया, ठीक है, मापन भी हो गया और तुलना भी हो गई। तो मेरे ख्याल से मापन की आवश्यकता आपके समझ में आ गई होगी कि किसी भी वस्तुओं को तुलना करने में, वर्गीकरण करने में, वर्गीकृत करने में मापन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को आपस में क्या, वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना करने में आपस में जो है मापन की आवश्यकता होती है। रिसर्च वर्क करने में मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके महत्व की तरफ, ठीक है, कि महत्व क्या, मापन का महत्व, वस्तुओं को क्रम में व्यक्त करने में, संख्याओं को श्रेणी में व्यक्त करने में मापन की आवश्यकता होती है। अब देखो कि जैसे आपने देखा होगा कि जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से क्रम से जो है उनको जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग 1 से भी हो सकती है और स्टार्टिंग 5 से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये मापन है ना, कि उनको नंबर के आधार पर, श्रेणी के आधार पर उनको किस तरह से रखा गया है, आई समझ में। इसी तरह से यदि वस्तुओं को क्रम में व्यक्त, जैसे कि ये है 1 नंबर की वस्तु है, ये 2 नंबर की वस्तु है, 3 नंबर की वस्तु है, 4 नंबर की वस्तु है, बात वही है, ठीक है। तो वस्तुओं को क्रम में व्यक्त करने में, संख्याओं को श्रेणी में व्यक्त करना। और अभी मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था, यदि हम एजुकेशन की बात करें, यदि हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट का हमको मापन करना है, ठीक है, तो जो भी उसने सीखा, जब उसका एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद में जब कॉपियाँ चेक की जाती है, और कॉपियाँ चेक की जाती है तो मार्किंग की जाती है, ठीक है, और जब मार्किंग की जाती है तो उन मार्किंग के आधार पर, उन नंबरों के आधार पर, यानी कि वो संख्या, मार्किंग क्या हो गई, संख्या हो गई, उन संख्याओं को श्रेणियों में व्यक्त करना है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 60% से अबव आया तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, और किससे 35 से अबव आया तो सेकंड डिवीजन, यानी कि 50 तक आया तो सेकंड डिवीजन। इस तरह से जो है क्या है कि संख्याओं को श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। निर्देशन और परामर्श प्रदान करने में भी मापन बहुत सहायक होता है, कि यदि सपोज है कि यदि जो है जो बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको परामर्श दिया जाता है, उसको निर्देश दिया जा सकता है कि किस तरह से आप जो है इस तरह से अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरह से यदि आप पढ़ोगे, है ना, तो आपका रिजल्ट आगे चल के बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो निर्देश और परामर्श प्रदान करने में मापन का महत्व होता है, और अनुसंधान के क्षेत्र में मापन का कैसे महत्व होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो मेरे ख्याल से मापन जो मेजरमेंट है वो आपके समझ में आ गया होगा। देखो ये चीज समझने से पहले हमको जो है इनके 3 चीजों के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। 3 चीजें कौन कौन सी? ठीक है, कोशिश करूंगी मैं आपको ये चीज डिटेल से बता दूं अलग से वीडियो बना के, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अभी मापन टॉपिक चल रहा है तो जब तक हमें ये 3 चीजों के बारे में नहीं पता होगा जो है बेकार है। वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, ठीक है, तीसरा है वस्तुनिष्ठता। यदि हम कहें ये जो तीनों चीजें होती है ना, ये तीनों एक तरह से मापन के अंदर ये तीनों चीजें ही विद्यमान रहती हैं और ये तीनों चीजें जरूरी होती है मापन के लिए। तो देखो सबसे पहले वैधता क्या होती है? वैधता क्या होती है कि वैधता ये होती है कि सपोज दैट कि आप जो है आप जैसे कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपने इंग्लिश की जगह क्या कर दिया, आपके पास में जो है संस्कृत का पेपर आ गया या एसएस का पेपर आ गया, ठीक है। तो अगर आपने उसको कर दिया उस पेपर को तो वो वैध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट का पेपर होना चाहिए था वो पेपर हुआ ही नहीं, ठीक है। या फिर जो मैं आपको साइको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको साइको नहीं पढ़ा करके और मैं आपको यदि संस्कृत पढ़ाऊँ तो क्या वो वैध है? नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो क्या है, मेरा सब्जेक्ट तो साइको है ना। और अगर मैं आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी ना भाई, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, मेरे लिए तो होगी जो होगी, आपके लिए मोस्टली आपके लिए क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये वैधता होती है। ये किस चीज को दर्शाती है? वैधता को, ठीक है। विश्वसनीयता देखो एक जो है एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम एक पेपर में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम जो है यदि किसी बच्चे का एक टीचर बार बार टेस्ट लेता है ना, और टेस्ट में उसके 50 में से 45 हर बार 3 बार टेस्ट लिया, अलग अलग टीचर्स ने टेस्ट लिया, ठीक है, और 3 बार 4 बार टेस्ट लिया, लेकिन उसके जो है 45 मार्क्स आ रहे हैं। 50 में से हर बार टेस्ट में जो है 50 में से कितने आ रहे हैं मार्क्स? 50 में से हर बार 45 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से स्तर को, क्या ये वैधता को दर्शाएगा, विश्वसनीयता को दर्शाएगा, वस्तुनिष्ठता को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? ये उसने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आया था इसलिए उस बच्चे ने पूछा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, ठीक है। तो देखो यदि हम कहें कि यदि बार बार विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि बार बार जो है एक ही मतलब कि एक ही रिजल्ट बार बार आता है, यानी कि यदि आप 3 बार भी परीक्षा लोगे उस पेपर का, 3 बार भी टेस्ट दोगे तो भी रिजल्ट यदि वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता होती है। इसका मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, यानी कि जो मापन किया गया है, जो आकलन किया गया है, जो मूल्यांकन किया गया है, वो क्या है? एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन वहां पर कंफ्यूजन ये हो रहा था कि वहां पर विश्वसनीयता भी आंसर हो सकता था और वस्तुनिष्ठता भी आंसर हो सकता था। वस्तुनिष्ठता इसलिए हो सकता था क्योंकि यदि कंटिन्यू एक ही नंबर आ रहा है, यानी कि 45 की 3 बार टेस्ट लिया और 45 ही नंबर आ रहे हैं, तो इस तरह की मार्किंग जो होती है सिर्फ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में होती है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब उनके जो आंसर होते हैं वो क्लियर होते हैं कि भाई ये इसका आंसर है, क्योंकि वो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं तो उसका आंसर जो है क्लियर होता है कि ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो है वस्तुनिष्ठता भी इसमें जो दिखाई देगी हमको, क्योंकि 3 बार यदि जो है 3 बार उसका टेस्ट लिया गया बच्चे का और तीनों बार उसके 45 नंबर आए, ठीक है। दूसरा है कि विश्वसनीयता होगी क्योंकि 3 बार अलग अलग टीचर्स ने 3-4 बार उसका टेस्ट लिया और 45 नंबर आए, तो विश्वसनीयता तो होगी। तो इसमें दोनों चीजें, यानी कि दोनों चीजें इसमें होंगी, इसमें विश्वसनीयता भी होगी, इसमें वस्तुनिष्ठता भी होगी, इसमें विश्वसनीयता भी होगी, इसमें वस्तुनिष्ठता भी होगी, ठीक है। इसीलिए शायद जो है ऑब्जेक्शन उठा दिया था इस क्वेश्चन के ऊपर। तो वो बच्चा बोल रहा था कि मैम इसका आंसर क्या, इसमें तो ये होना चाहिए, जैसे आपने जैसे बताया कि विश्वसनीयता, तो इसमें तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता इसलिए कि बिल्कुल 45, अगर 45
दो बार 45 नंबर आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये उसके वस्तुनिष्ठता को भी दर्शा रही है, ये उसके विश्वसनीयता को भी दर्शा रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि विश्वसनीयता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जब मतलब कि जिसका आंसर पर्टिकुलर हो, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें विकल्प दिए जाते हैं और आंसर पर्टिकुलर हो। आपने भी देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जो भी जिस तरह जो पेपर बनाया जाता है वो सारा वस्तुनिष्ठ होता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, ठीक है, ऑप्शंस पर आधारित होता है। वो क्यों? ताकि जब रिजल्ट बनाया जाए तो उसमें किसी तरह की जो है ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो और वहाँ पर विश्वसनीयता हो, वहाँ पर क्या हो, विश्वसनीयता। क्योंकि अगर जब इस तरह से अगर थ्योरेटिकल यदि पेपर बनाया जाता है तो वहाँ पर विश्वसनीयता की कमी होती है ना। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि वहाँ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये कंफर्म होता है कि हाँ इसका आंसर यही है, इसलिए वहाँ पर विश्वसनीयता का स्तर अधिक होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि मापन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु की विशेषताओं और गुणों के आधार पर, यदि वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं और गुणों के आधार पर अंकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है, बिना मापन के मूल्यांकन पॉसिबल नहीं है। महान विद्वान कार्लिंगर ने जो मापन की डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं व घटनाओं को संख्या प्रदान करना होता है। ध्यान रखना, कार्लिंगर के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को संख्या प्रदान करना क्या होता है, मापन होता है। जबकि एस स्टीवेंस ने क्या बोला कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियम अनुसार, यानी कि स्वीकृत नियम अनुसार जब आपकी मार्किंग होती है, जो आप एग्जाम देते हो उसके बाद मार्किंग होती है तो वो नियमों के अनुसार ही होती है ना, ठीक है। तो स्वीकृत नियम अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम इसकी यदि क्या महत्व और आवश्यकताओं की बात करें तो वर्गीकरण करने में, तुलना करने में, है ना, निर्देशन परामर्श में, अनुसंधान के क्षेत्र में, वस्तुओं को क्रम में व्यक्त करने में, वस्तुओं को श्रेणी में व्यक्त करने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।